हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वही बात, लेक्चर को, वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, अब हेडिंग हम लोग देते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है ईएमएफ ऑफ सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी कहीं हम लोग बोल देते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ईएम ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, या सेल पोटेंशियल, कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो ध्यान से, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सेल टू पुश इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। देखो ध्यान से, ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ये क्या होता है कि एक सेल का ये टेंडेंसी होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश कराता है एक्सटर्नल सर्किट, मतलब जो बाहर एनोड और कैथोड को हम लोग वायर से जोड़े थे, तो इलेक्ट्रॉन को पुश कराता है। कहाँ से कहाँ कराता था? इलेक्ट्रॉन को पुश कराता था एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ भेजने की टेंडेंसी को बोलते हैं उस सेल का सेल पोटेंशियल, या ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये डेवलप कैसे होता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? तो इट इज डेवलप्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अब सबको पता है कि सर एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ सेल का भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन को वो एनोड से कैथोड की तरफ भेज देता है, और इसी सेल पोटेंशियल को हम नाम देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। एक बात जरा समझो, ईएम ऑफ सेल पोटेंशियल, इस चैप्टर में केमिस्ट्री में दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल हम लोग लेते हैं, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट वाइज में कुछ डिफरेंस है। उस डिफरेंस को भी हम आपको समझा देते हैं, पहले आप इतना नोट कर लें। चले, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए, ये होता क्या है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है वो जरा समझ लो। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। डेफिनेशन में मैंने यही बात लिखवाया था कि एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये देखो यहां से, व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब जब तुम सेल खरीद के लाए हो तो उस वक्त उस सेल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस उसका लिखा रहता है, इतना वोल्ट का ये सेल है। तो जो वोल्ट लिखा रहता है, प्रिंट किया रहता है सेल पर, वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है कि उतना उसके पास पावर है कि उतना दे सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ईएमएफ। मतलब जब हम सेल को भी मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, जो प्रिंट लिखा है उस पर, जो उसका मैक्सिमम जो उसका वोल्टेज देने का पावर है, वो बात जो लिखा है वही तुम्हारा ईएमएफ होता है। मतलब अभी सेल को हम सिंपल समझो कि यूज नहीं किए हैं, सेल को हम अभी यूज नहीं किए हैं। मतलब क्या है कि सेल इज नॉट वर्किंग, अभी सेल काम नहीं कर रहा। जो उस प्रिंट लिखा है वो जो जितना मैक्सिमम दे सकता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। मतलब इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर,
मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल दे सकता है। अब उस सेल को तुम यूज करो, जाहिर सी बात है कि अब जब काम करना शुरू होगा तो वोल्टेज दिन पर दिन उसका डाउन होगा। अब जब डाउन होगा तो उस डाउन होने को अब ईएमएफ हम नहीं बोलेंगे। मतलब एक दिन पहले मान लेते 1.5 वोल्ट है, जब मैं खरीद के लाया था तो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा 1.5। अब मैं यूज कर दिया तो अब तो घटते रहेगा। अब जो वोल्टेज घटता रहेगा तो वो जो वोल्टेज जो बच रहा है अब उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये भी कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन सेल इज वर्किंग। जब सेल काम कर रहा है उस वक्त जो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है सेल पोटेंशियल। और जब काम नहीं कर रहा है एनोड और कैथोड के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ईएमएफ। सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। जाहिर सी बात है कि ये काम जब कर रहा है सेल उस वक्त का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सेल पोटेंशियल कम होता है। लेकिन इसी बात को यहाँ पर नोट में लिख लो, नोट में एक बात यहाँ पर लिख लो कि सुनो ध्यान से, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल टेकन टू बी सेम। क्या ले लेंगे? सेम ले लेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम दोनों क्या ले लेंगे? सेम ले लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज में दोनों में फर्क है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो इसको आप लोग नोट करो। हाँ जी, अब जरा देखते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और इसका सिंबल होता है ईएमएफ ऑफ सेल को। ये सेल पोटेंशियल का सिंबल होता है ई सेल। मतलब ये जो बात हम लोग कर रहे हैं पूरे सेल के लिए, ठीक है, जिसमें एनोड कैथोड सब मिला हुआ है, ई सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल या ईएमएफ भी लिख सकता है या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकता है। क्या होता है फॉर्मूला? सुन लो ध्यान से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। मतलब एक सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड पर होगा और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का सम को क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। ये इसका सबसे मेन फार्मूला है। ठीक है जी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक जरा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, नोट में पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ। ये देखो, ए से ये A+2 हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये बताओ क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा? मतलब अब हाफ सेल है, ये सुन लेना ध्यान से, हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाफ सेल। तो हाफ सेल के लिए सेल पोटेंशियल वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, इसका सिंबल ए से A+2 लिखेंगे, ए से A+2, और इसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका वैल्यू मान लेते हैं x वोल्ट, कुछ भी आएगा x वोल्ट मान लेते हैं, x वोल्ट। अब इसी हाफ सेल का, इसी ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, सुनो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। कौन सा हाफ सेल है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी का अगर मैं रिडक्शन करा दूं, A+2 उल्टा कर दूं, रिएक्शन को मैं उल्टा कर दिया तो ये अब इसमें कन्वर्ट होगा। तो अब ये बन जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। मटेरियल आपका वही है, कंपाउंड एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, वही है, बस रिएक्शन को उल्टा करा दिए। तो अब सिंबल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? A से A+2। तो इसको अब बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल और इसका आंसर -x वोल्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, एक ही मटेरियल का हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना में हो जाएगा? नेगेटिव साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट साइन के बराबर हो जाएगा। मतलब फॉर सेम इलेक्ट्रोड या इसी को बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं? हाफ सेल। एक ही हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा,
ठीक है। लेकिन साइन वाइज क्या होगा, दोनों अपोजिट होगा। साइन वाइज दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लेते हैं एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 40 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -40 वोल्ट। तो ये एक हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, इसी का अगर रिडक्शन हाफ सेल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा इस फार्मूला में, और भी बहुत सारा मैं फार्मूला निकालूंगा। अभी इसको तो मेन फार्मूला मान लेते हैं और इसको फार्मूला नंबर 1 देते हैं, और यही आपका मेन फार्मूला है। अब इसी को थोड़ा सा मैं यूज करूंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लगाकर, तो अलग अलग फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी इतना इस नोट को मैं मिटा रहा हूँ, छापो जल्दी, 1 2 3। अब जरा देखो ध्यान से, इस फार्मूला को मैं कैसे कैसे मैं बदल रहा हूँ। देखो ई सेल इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, एनोड कैथोड तो जहाँ पर है वहीं पर आएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप दोनों को मैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो इसको माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ये भी एक फार्मूला बन गया आपका सेल पोटेंशियल का। इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पर भी कैथोड पर भी, लेकिन ये समझ जाना, फार्मूला लगाए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लग गया, इसको भी एक फार्मूला बोल सकते हो। या मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दूँ तो माइनस लगाना पड़ेगा, कैथोड जैसे है वैसे ही रहेगा। ये एक फार्मूला बन गया। तो किताब में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तीनों में से कोई दे सकता है, लेकिन मेन आप इसी को याद रखो, यहीं से हम चेंज करके इस दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब जरा देखो ध्यान से, ई नोट सेल, ई नोट सेल का मतलब आ गया समझ में, ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और इससे पहले सिर्फ सेल पोटेंशियल था। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड, एकदम सेम फार्मूला होगा। बस आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड वर्ड लगा देना है। ठीक है, एकदम सेम होगा। अच्छा, ये इसको स्टैंडर्ड वाले में पहला फार्मूला मान लो, जो कि मेन यही है, मेन आपका यही है बस। अरे सेम फार्मूला पहले वाला ही, बस खाली स्टैंडर्ड वर्ड लग गया। अच्छा, अब इसको मैं बदल सकता हूँ, -SRP एनोड अब प्लस SRP यहाँ पे रहने दो, SRP के फॉर्म में फार्मूला को मैंने बदल दिया। ठीक है, अब मैं SOP ये एनोड को रहने देता हूँ, इसको मैं बदल देता हूँ SOP कैथोड, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया आपका फार्मूला स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में। ठीक है जी, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, लेकिन मेन आपका ये याद रखना है, और उसमें भी यही मेन था आपका। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका हो गया। अब मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, पहले आप इसको छापिए। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट चमकने वाला है। लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट हम बताए थे, लेक्चर नंबर 3 में उसका यूज होने वाला है। ये बताओ सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं, लेक्चर नंबर 3 में मैं समझा चुका हूँ। ये क्या दिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि नेट सेल रिएक्शन लिखो। नेट सेल रिएक्शन लिखना भी हम सिखा दिए हैं। कैसे, पहले हम लोग बात करेंगे एट एनोड पर, एनोड वाला पर हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तुम जान चुके हो कि एनोड कौन होता है सर, इधर वाला। तो इसका रिएक्शन लिखो, ए सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है A+3। ठीक है, एक वो छोड़ दो, बस इसे लिख दो A+3। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसको देखकर, क्योंकि ये बताओ एनोड हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो इसका अपना पोटेंशियल होगा, देख कर लिखो ई नोट, A से A+3।
कौन सा पोटेंशियल होगा? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या देखो ये वैल्यू सवाल में दिया है कि नहीं दिया है? A से A+2 वाला वैल्यू दिया है कितना? 0.6। कितना दिया है? 0.6 वोल्ट। अच्छा रुको तो A+3 है, सॉरी रुक जाओ। इधर 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 +2 कर लो, +2 कर लो, +2 ठीक है। ये +3 यहाँ पे +3 कर लो, ठीक है। हाँ अब सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ A सॉलिड से A+3 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, A0 A से A+3 ये दिया हुआ है, ठीक है, एकदम दिया हुआ है, रख दो। अब आते हैं एट कैथोड वाला रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, मतलब यहाँ पर रिडक्शन, और कैथोड तो बगल वाला होता है, तो इसको लिखो B+2 से ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बी में कन्वर्ट नहीं, बी में, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा। देखो 2 + 2 नेगेटिव खाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसको देख कर लिखो, इसका पोटेंशियल भी तो होगा, हाफ सेल है, कौन सा पोटेंशियल होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड लगा देना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिंबल देख के लिखो। B+2 से B जा रहा है, B+2 से B जा रहा है, और ये कौन सा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या इसका वैल्यू सवाल में डिट्टो दिया है? सर B से B+2 दिया है, B+2 से B नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू से उसका वैल्यू लिख सकते हैं। इसका साइन पलट दो, -0.4 वोल्ट। अरे देखो ना, ये कौन सा वैल्यू है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए? B का, रिडक्शन चाहिए, इसलिए ऑक्सीडेशन वाले का साइन पलट कर रख दो, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन जोड़ने में क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है उतना ही वो लॉस करना चाहिए। तो ये कितना लॉस कर रहा है? 3। ये कितना गेन कर रहा है? 2। तो सेम होना चाहिए। तो ऐसा करो, इसमें तुम गुना कर दो कितना से? 2 से, और इसमें तुम गुना कर दो कितना से? 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2A, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3B+2। अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ो, बस अभी लिखो रिएक्शन मेन। फिर इसमें 2 से गुना हो रहा है 2A+3, इसमें 3 से गुना होगा B में, 3B हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, उधर कितना इलेक्ट्रॉन? 3 दूनी 6, 6, इधर भी 6 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना कटेगा? 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छे, अब जरा देखो ध्यान से, इधर कौन सा है? SOP वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? SOP। और ये कौन सा वैल्यू है? SRP। देख लो, ये SRP, हालांकि दिया था यहाँ पे B का भी SOP ही दिया था, लेकिन रिएक्शन देख के हम पोटेंशियल लिखे हैं, तो B+2 से B जाएगा, तो ये SRP है, तो हमको SRP चाहिए, तो साइन को चेंज करके लिख दिए हैं। अब जब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो बता, SOP अब प्लस SRP, E0 सेल नहीं होता है क्या? SOP और SRP जोड़ देंगे तो E0 सेल मिल जाएगा, तो जोड़ दो, तो यहाँ से E0 सेल मिल जाएगा। कितना? तो दोनों को जोड़ दो, SOP वैल्यू अब प्लस SRP वैल्यू को जोड़ देंगे तो E0 सेल मिल जाएगा। 0.6 को अब -0.4 वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट में आएगा, तो 0.2 वोल्ट आपका आ गया E0 सेल। तो ये तुम्हारा हो गया सेल का रिएक्शन, सेल रिएक्शन हो गया। और सेल का रिएक्शन हो गया तो सेल का अपना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हो गया, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ये कितना गेन किया है। तो जाहिर सी बात है कि देखो 3 दूनी 6, अब गुना करके लिखना है, ये 6 लॉस करेगा, ये 6 गेन करेगा। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि एनोड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितना देगा उतना कैथोड लेगा, इसी को ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये 6 दे रहे हैं तो ये 6 लेगा। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? ये तो तुम्हारा हो गया ए वाला आंसर, ये तुम्हारा हो गया बी वाला आंसर, सी वाला क्या आंसर हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? 6। और इसी को हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को ही हम लोग क्या बोलते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड आउट, इसी को हम लोग बोलते थे। जाहिर से बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन
एनोड देगा उतना कैथोड लेगा, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अब एक मैं बता देता हूँ, सी भी हो गया, डी बताता हूँ रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा। जरा देखना ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। चमका 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 चमका। चलो क्यू निकाला जाए। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? क्यू सब सिखा चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। क्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है बताओ? प्रोडक्ट में क्या है? A+3 का कोफिशिएंट कितना है? 2 अपॉन, इधर देखो B+2 कोफिशिएंट कितना है? 3। सर ये वाला B क्यों नहीं लिखे हैं, ये A क्यों नहीं लिखे हैं? दोनों सॉलिड है यार, दोनों क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है, इसलिए नहीं लिखा गया। देखना सेल वाले में जो उसका नोटेशन दिया था उसमें सॉलिड इंडिकेट हम कर चुके हैं, तो सॉलिड को नहीं लिखा जाता है। A+3 का कितना दिया है मोलरिटी? 0.01 मोलरिटी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलरिटी साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 हो गया पावर में। और B+2 का मोलरिटी कितना दिया था? 0.1। देखना नोटेशन वाले में दिया हुआ है मोलरिटी, ये कितना हो जाएगा? पावर में 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख गए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ज़रा इसको नोट कर लो जितना बचा हुआ है, और रिवीजन करना इस क्वेश्चन को बार बार, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। सेल पोटेंशियल ईएमएफ के बारे में बहुत डिटेल्स जान चुके हैं। पिछले मतलब सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट भी हम लोग जान चुके थे। अब जरा देखो ध्यान से, एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सुन लेना ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाफ सेल का पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब होता है फुल सेल का पोटेंशियल, ये बात याद रखना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, और सेल पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फुल सेल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज कर सकता है, बदल सकता है? ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जानने वाले हैं नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। इसमें 2 बात मौजूद है, एक तो इलेक्ट्रोड की नेचर बदल जाने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा, और एक आयंस के बदलने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। जरा समझो ध्यान से, देखो कॉपर ये सॉलिड है, मान लेते हैं कॉपर Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तुम बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, कौन सा पोटेंशियल होगा इसका? अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक सॉलिड से Zinc+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या इस दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल अलग है, ये मेटल अलग है, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब क्या होगा? डिफरेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा सुन लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल होने के वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से समझाएं। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, Fe सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये एक्वस। और तुम जानते हो कि Fe सॉलिड 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है, Fe+3 में भी कन्वर्ट होता है। अब तो क्या है,
अब क्या है कि दोनों सेम मेटल है, लेकिन एक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और एक 3 लॉस कर रहा है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आंसर बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने का संख्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड ही लिख देते हैं, चलो, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंट आयंस। यहाँ पर आयंस क्या है, डिफरेंट, Fe+2 और Fe+3 अलग अलग आयंस है चार्ज के बेसिस पर, ड्यू टू डिफरेंट आयंस ऑफ सेम मेटल का डिफरेंट आयंस मिलने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है, नोट कर लें। अब जरा देखते हैं दूसरा फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। याद करो, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन देता था सेल नोटेशन में, और ये आयंस कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर समझो, हाफ सेल में एक मेटल रॉड डालते थे, उसी मेटल रॉड का आयंस रहता था, वो आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट से आता था, एक कंपाउंड से आता था, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोलाइट से। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, या इसी को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक और बात हम लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन जरा देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाला कॉन्सेप्ट कब हम लोग लगाते हैं, ये हम लगाते हैं इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। और दिमाग के कोने में भी समझ लेना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, कब पार्शियल प्रेशर को लेते हैं, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। तीसरा क्या है आपका फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जहाँ पे आपका हाफ सेल मौजूद है, तो उस इन्वायरमेंट का अपना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के वेरी कर जाने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं देखो Fe सॉलिड है, Fe सॉलिड से Fe+3 एक्वस जाएगा, तो मान लेते हैं इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, Ep का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, और ये टेम्परेचर मान लेते हैं कितना, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही सेम हो, एकदम सेम, और टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दें, मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कितना है, x वोल्ट है, तो अब यहाँ पर कितना लिखोगे, y वोल्ट, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा। तो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट के बदल जाने से भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा। तो सेम इलेक्ट्रोड में, सेम हाफ सेल में टेम्परेचर वेरी करोगे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर देखो 50 पे x वोल्ट है और 60 पे कितना हो जाएगा, y वोल्ट, इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख लो, फॉर सेम हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, किस पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पर या आयंस के नेचर पर, फिर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर, और एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हो रहा है उसके टेम्परेचर पर। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये बात जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन बदलने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है और टेम्परेचर बदलने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। इस वेरिएशन का रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और इस रिलेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा, नर्स्ट इक्वेशन। एक साइंटिस्ट है नर्स्ट, अपना इक्वेशन दिया था और इस बात को कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझ लो, देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये एक
एलिमेंट है और A+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या रखेंगे, जरा बात ध्यान से समझना। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोड का मेटल सेम रखेंगे। इलेक्ट्रोड जो मेटल होगा, हाफ सेल मेटल होगा, मेटल क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। इलेक्ट्रोड का मेटल क्या रहेगा? सेम। मतलब A सॉलिड से A+2 ही रखेंगे, ये नहीं कि अब हम B बदल देंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोड का मेटल सेम रखेंगे। क्या चेंज करेंगे? तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे टेम्परेचर को बदलेंगे और फिर चेंज हम लोग करेंगे किसको? कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। और यहाँ पर आयन क्या है आपका? A+2। मतलब एकदम यही रहेगा, यही रिएक्शन होगा, यही हाफ सेल होगा, बस खाली टेम्परेचर बदलेंगे और आयन का कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। और उसका आंसर कौन बताएगा? नर्स्ट इक्वेशन इस बात को समझाएगा। तो इस नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ने के लिए क्या सेम रहेगा? हाफ सेल हमेशा सेम रहेगा, बस क्या क्या चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर और आयंस को। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। आप एक दिमाग के कोने में, मतलब अपनी कॉपी के कोने में इस बात को लिख लीजिएगा, लेकिन मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। E = E0 - 2.303 RT/NF। इस इक्वेशन को याद करना है आपको, ठीक है। log to the base 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q समझ गए होगे? रिएक्शन क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन हो गया? नर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा हो गया। कौन सा इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन। अब E क्या है जरा समझो। E को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ठीक है। और सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ये क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, इसी को हम लोग निकालेंगे। ये वेरिएबल होगा एंड वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू शुड बी कैलकुलेट, ठीक है जी। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। ये क्या होगा? वेरिएबल होगा और इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन में E का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और E0 जो होगा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस था उस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो वैल्यू होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम एरो मार रहे हैं, देखो ध्यान से। ये जो E0 होगा, ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट। एंड इट्स वैल्यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन या प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ये तो E0 कांस्टेंट होता है और ये प्रॉब्लम में वैल्यू दिया रहेगा। लेकिन वहीं पर E क्या होगा? वेरिएबल है और इसका वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, E और E0 के बारे में हम लोग समझ गए। N क्या है जरा समझ लो। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। अच्छा बताओ, गेन कहाँ होगा? रिडक्शन हाफ सेल में गेन होता है, रिडक्शन हाफ सेल वाले केस में। या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ सेल के केस में, ठीक है। और या इसी एन को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफर बताओ किस केस में लेते हैं? तो ये आपका कंप्लीट सेल में होता है। ये क्या होता है? कंप्लीट सेल में होता है, मतलब गैल्वेनिक सेल में होता है, ठीक है। तो एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लॉस वाला, गेन वाला किस केस में? रिडक्शन वाले में।
लॉस किस में, ऑक्सीडेशन में, ट्रांसफर किस में, कंप्लीट सेल में, ठीक है। और एक और बात देखो, एफ क्या है आपका, एफ, तो ये हो जाएगा फराडेज कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम। याद रखना फराडेज कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम। और क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेसेंट। क्यू के बारे में तुम जानते हो कि रिएक्शन क्वेसेंट होता है, पहले आप इतना नोट कर लो। क्यू को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्वेसेंट, क्यू के बारे में लिख लो, रिएक्शन क्वेसेंट बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन क्वेसेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे, वो तो आप रिएक्शन के बेसिस पर सब निकालेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये तो बात आप समझ गए कि नर्स्ट इक्वेशन का काम क्या है, किसके बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ है, बस ये सब बात आप समझ चुके हैं। अब जरा देखो, इफ़ यहाँ पर हम स्टार लगा रहे हैं, इफ़ अगर मैं टेम्परेचर 25 डिग्री लेकर फिक्स कर दूं, इफ़ टेम्परेचर 25 डिग्री, अच्छा इसको अगर हम केल्विन में ले लें तो 298 केल्विन, और सुनो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आर एक गैस कांस्टेंट है तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ, अब मैं निकालूँ नर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर, आर कितना 8.314 इंटू टी कितना 298 केल्विन में रखना है, ठीक है, अपॉन एन एफ, और एफ क्या है, फराडे कांस्टेंट। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो कि अगर मैं फराडे कांस्टेंट 96500 कूलम भी ले लूँ, इफ़ टेम्परेचर इतना, आर इतना और एफ इतना होता ही है, ठीक है, एफ उतना होता ही है, तो 96500 कूलम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना डेटा रखो, ठीक है, रख दूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10, और यहाँ पर Q, तो अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस इस पूरे को, मतलब इतना को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे बड़े लोग हैं, महान हस्तियां हैं, तो 0.0591 लाया, और अपॉन n तो आपका वेरिएबल n रहेगा, और log q टू द बेस 10, ये एक नया इक्वेशन बनाया गया। नया क्या, आपका नर्स्ट इक्वेशन ही है, लेकिन ये इक्वेशन कब काम करेगा, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देगा, आर ये रहेगा। और अगर मान लेते हैं सवाल में टेम्परेचर नहीं बोल रहा है, आर नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाना कि ये बात अंडरस्टूड है कि इसी इक्वेशन को लगाना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये इक्वेशन वैलिड है, और सवाल में देता है 25, इसे बोल दिया रूम टेम्परेचर या 25, नहीं देता है तब भी आपको यही लगाना है, ठीक है। अब एक बात और लिख लो नोट में, सुनो, नर्स्ट इक्वेशन जो होता है, नर्स्ट इक्वेशन कैन बी applicable for complete cell का मतलब फुल सेल, कॉमा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, HC का मतलब हाफ सेल, एज वेल एज रिडक्शन हाफ सेल। ध्यान से सुनो, नर्स्ट इक्वेशन का यूज मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग, E, और ये इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करता है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग कंप्लीट सेल पर भी कर सकते हैं। तो जब कंप्लीट सेल पर करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, वहाँ पर सेल पोटेंशियल बोलेंगे। कंप्लीट सेल पर भी यूज करके सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, और हाफ सेल पर भी यूज कर लेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और साथ साथ रिडक्शन हाफ सेल। तो इस दोनों केस में ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज फुल सेल के लिए भी होता है और हाफ सेल के लिए भी होता है। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। हाफ सेल के अलग पढ़ेंगे और कंप्लीट सेल के लिए अलग, पूरा कॉन्सेप्ट चमकेगा।
और चमकता रहेगा। लेक्चर को फॉलो करते रहो, एक एक बात लिखो और समझो। इतना कंटेंट एक जगह किसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है, ये रोशन सर का चैलेंज है। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से आप देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।